नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। मैं हूं अवधेश। स्पेशल रिपोर्ट की शुरुआत करते हैं, आपको दिखाएंगे तमाम अहम खबरें। देश राखी का त्योहार मना रहा है, बहनें भाई की सलामती की दुआ मांग रही हैं और कुछ भाई ऐसे भी हैं जो बहनों की दुआ को नजर लगाने का काम करते हैं, वो भी सरेराह खुली सड़क पर। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर एक ट्रक वाले भाई उल्टी दिशा में ट्रक दौड़ाने लगे, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसको 4 किलोमीटर आगे जाना पड़ता और इस 4 किलोमीटर के चक्कर से बचने के लिए वो 4 किलोमीटर उल्टा चला और तब तक चलता रहा जब तक पुलिस ने उसे पकड़ नहीं लिया। सैकड़ों गाड़ियां उसकी चपेट में आने से बची। ये सुनकर आप सन्न रह जाएंगे कि एक्सप्रेसवे का ये वही हिस्सा था जहां 1.5 महीने पहले रॉन्ग साइड पर दौड़ी एक स्कूल बस ने एक ही परिवार के 6 लोगों को कुचल डाला था। पिछले महीने की एक वीडियो क्लिप आपको भी याद होगी। 11 जुलाई की दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा हुआ था। स्कूल बस रॉन्ग साइड से आ रही थी, 6 किलोमीटर तक उल्टी तरफ दौड़ती रही। सामने से कार आई, जोरदार टक्कर हुई और कार में सवार 6 लोगों की जिंदगी खत्म हो गई। गनीमत थी कि स्कूल बस खाली थी। अब करीब 50 दिन बाद जगह वही, इलाका वही, एक्सप्रेस वे भी वही और रॉन्ग साइड आने वाला सिस्टम भी वही। बस फर्क एक था, स्कूल बस की जगह ट्रक रॉन्ग साइड दौड़ रहा था। सीसीटीवी में सब रिकॉर्ड हो गया। दरअसल गाजियाबाद से मेरठ एक्सप्रेस वे पर सिलेंडर से भरा ट्रक रॉन्ग साइड पर आया। कम से कम 4 किलोमीटर तक ड्राइवर ने ट्रक को रॉन्ग साइड चलाया। ड्राइवर को नोएडा की तरफ मुड़ना था, लेकिन कट मिस हो गया। आगे निकल गया, लेकिन जब रास्ते से भटका तो रॉन्ग साइड पर ही ट्रक को मोड़ लिया। सीसीटीवी में साफ दिखता है कि जिस वक्त ट्रक रॉन्ग साइड टर्न लेकर रॉन्ग साइड पर चला, तब दूसरे वाहनों की रफ्तार काफी ज्यादा थी। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर आपको एक तस्वीर यह दिखाते हैं कि यहाँ पर जो गाड़ियों की स्पीड है, वह गाड़ियों की स्पीड कितनी तेज है। अगर यहाँ पर कोई अपनी गाड़ी रॉन्ग साइड लेकर आएगा तो कितना बड़ा, कितना भीषण हादसा हो सकता है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर एक ट्रक 4 किलोमीटर तक रॉन्ग साइड दौड़ता रहा और जिसके बाद जब गाजियाबाद ट्रैफिक पुलिस को उसकी सूचना मिली तो गाजियाबाद ट्रैफिक पुलिस ने उसे रोका। गनीमत इस बात की रही कि रॉन्ग साइड वाला ट्रक ट्रैफिक पुलिस की नजर में आ गया। कंट्रोल रूम को इत्तला मिली, पुलिस ने रास्ते में ही इसे रोक लिया। यही खड़ा रहा किसे? अरे रुक जा यार, तू पहले वीडियो मत आगे। गाड़ी आ गई। आप क्यों मुड़े? वापिस क्यों मुड़े? कहाँ से मुड़े हो आप? यहीं से मुड़ा था मैं। कहाँ से? ये शनिदेव मंदिर से ना? जहाँ से मुड़े हो वहीं से बताओ। मंदिर से ना जी। हाँ। ये तो विजयनगर। कहाँ से मुड़े हो? विजयनगर से पहले। वापस क्यों आए? आगे चले जाते आप तो आगे से आते हैं। एक बात और गौर करने वाली है, रॉन्ग साइड वाला ये ट्रक खाली नहीं था, इसमें सिलेंडर लदे हुए थे। अभी हाल ही में ट्रेन के डिब्बे में सिलेंडर के फट जाने से 10 लोगों की मौत हो गई थी। सोचिए, अगर किसी गाड़ी से आमने सामने टक्कर हो जाती तो कितना भयानक रूप ले सकता था। एक एलपीजी लदा हुआ एक ट्रक जो दिल्ली साइड से दिल्ली की तरफ जा रहा था, वापस रॉन्ग साइड आ रहा है। फिर उसको ट्रैफिक पुलिस जो हमारी एबीएस एग्जिट पे लगी हुई थी, उसने उसको ट्रक को पकड़ा और पकड़ के फिर उस पर चालान की कार्रवाई की गई है। उस ड्राइवर से पूछताछ किया गया तो उसने बताया कि मैं मेरठ से आ रहा था और हमको जाना था नोएडा और एबीएस एग्जिट पर उसको बाहर होना था, लेकिन वह बाहर नहीं हो पाया, वो सीधे निकल गया। जब उसको पता चला कि वो आगे निकला फिर वही बैक करके वापस आ रहा था और एबीएस एग्जिट पर जो हमारी ट्रैफिक पुलिस थी, उस तत्काल उस ट्रक को रोक करके चालान की कार्रवाई की गई है। चूंकि एसेंशियल सर्विसेज वाला ट्रक था, इसलिए चालान काटकर जाने दिया। लेकिन सवाल सिर्फ एक ट्रक या बस के रॉन्ग साइड जाने का नहीं है, सवाल रोड सेफ्टी का है, रोड रूल्स फॉलो करने को लेकर है। ये तो लोगों की लापरवाही है। हम लोग इस पर बहुत प्रयास भी कर रहे हैं और इस पर काफ़ी एनफोर्समेंट का कार्रवाई भी हो रहा है, फिर भी लोग अपनी आदत से सुधर नहीं रहे हैं
और इस पर हम लोगों ने अलग अलग और भी NHIS का करके साइनेज लगाने के लिए कहा है, और बाकी पुलिस भी इस पर पेट्रोलिंग भी हम लोग कर रहे हैं, और एग्जिट एंट्री पर ड्यूटी भी लगाए हुए हैं। फिर भी लोग बीच रास्ते से जब उनको एहसास होता है कि हम आगे कर लें, तो फिर यू टर्न लेने लगते हैं, बैक होने लगते हैं, जबकि आगे भी एग्जिट है। ऐसे में लोगों को थोड़ी अपनी जान की भी परवाह करनी है। सही कहा ADCP साहब ने। पुलिस नाके और चेक पोस्ट लगा सकती है, स्पेशल चेकिंग ड्राइव भी वक्त वक्त पर करती ही है, लेकिन हर मोड़ पर मौजूद रहे ये संभव नहीं। इस बीच सड़कें बेहतर हुई हैं, गाड़ियों की रफ्तार बढ़ी है, और खास तौर पर डेडिकेटेड लेंस वाले ट्रैफिक में जब भी कोई नियम तोड़ता है, हादसे खौफनाक होते हैं। गाजियाबाद में एक बड़ी दुर्घटना टल गई। सड़क पर कई लोग बाल बाल बच गए, लेकिन मध्य प्रदेश के सिवनी में इंदौर रायपुर हाईवे पर एक जानलेवा हादसा हो गया, वो भी रॉन्ग साइड ड्राइविंग की वजह से। दरअसल एक प्राइवेट बस भोपाल से मंडला जा रही थी, दूसरी तरफ पिकअप वैन थी। चश्मदीदों ने बताया कि पिकअप वैन ऊपर की ओर चढ़ रही थी और बस नीचे की तरफ उतर रही थी। तभी एक मोड़ आया और ड्राइवर ने बस को रॉन्ग साइड पर चला दिया। सामने से आ रही पिकअप वैन, बस की स्पीड इतनी तेज थी इसलिए वक्त पर ब्रेक नहीं लगे, जोरदार टक्कर हुई। बस पिकअप वैन को खींचते हुए सड़क के दूसरे किनारे तक ले गई। वैन में मौजूद 3 लोगों की मौके पर ही जान चली गई। बस में सवार कुछ सवारियों को चोट भी आई है। तो सड़क पर सलीके से चलेंगे तो कई जिंदगियां बचाएंगे। जल्दबाजी किस बात की है? क्यों जाना है रॉन्ग साइड? और क्या ये सिर्फ 1 या 2 शहरों की समस्या है? इस सवाल का जवाब हमने कई शहरों में तलाशा। ऑल इंडिया रॉन्ग साइड वालों की रिपोर्ट इकट्ठा की, रिपोर्टर्स को सड़कों पर, हाईवे पर उतारा। गाजियाबाद से आगे मेरठ है, पहली ग्राउंड रिपोर्ट वहीं से। दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे पर कंकरखेड़ा इलाके में हमारे रिपोर्टर सनोज शर्मा कई ऐसे लोगों को मिले जो यू टर्न लेने के बजाय डिवाइडर को ही क्रॉस कर रहे थे। बाइक स्कूटी डिवाइडर पर चढ़ा दी और दूसरी तरफ निकलने लगे। एक शख्स ने तो अपनी पत्नी और छोटे बच्चे की जिंदगी ही दांव पर लगा दी। रिपोर्टर ने जब पूछा कि जानबूझकर जान जोखिम में क्यों डालते हैं, क्यों मौत को दावत देते हैं, तो इन लोगों की बातें आप सुनेंगे तो सिर पकड़ लें। दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे पर, और देखिए किस तरीके से लोग यहाँ अपनी ज़िंदगी दांव पे लगा रहे हैं। गाड़ियाँ नेशनल हाईवे से आ जा रही हैं और बीच में डिवाइडर को पार करते हुए यहाँ जा रहे हैं। आपको डर नहीं लगता? लगता है, पर यहाँ पे हाईवे क्रॉस करने की जगह ही नहीं है, बताओ। नहीं है तो आगे से यू टर्न है, वहाँ क्यों नहीं गए? यहाँ कहाँ से आगे जो यू टर्न है, आगे कहाँ है? मैं तो पता नहीं है भाई, बाहर का है। आप बाहर से आए हो तो आपको लगा कि नहीं वाहन जा रहे हैं, जरा से में कुछ हो गया, कितने हादसे हो रहे हैं। आपको नहीं पता बहन जी, बच्चा भी है साथ में? नहीं पता तो है, लेकिन पार तो होना पड़ेगा। हमें आगे की पता नहीं है कि आगे भी पार हो सकते हैं। बहाना बना रहे हैं कि यहाँ के नहीं हैं और यहाँ उन्हें रास्ते नहीं पता। आप देखिए एक और बाइक, देखिए एक और स्कूटी सवार हैं, ये भी देखिए। ज़रा सी लापरवाही भारी पड़ सकती है। देखिए किस तरीके से वाहनों के बीच से होकर, और ये देखिए डिवाइडर पार करा, तोड़ा, और ये देखिए गाड़ी आ रही है, टकरा सकते हैं। वो गाड़ी चालक भी नाराज़गी जता के यहाँ पे गया है। देखिए एक बार इनसे भी बात करने की कोशिश करता हूँ मैं। क्यों भैया नियम तोड़ रहे हो? आपको नहीं जरा सी लापरवाही भारी पड़ जाएगी? सॉरी भाई साहब, नहीं मैं अपना काम कर रहा हूँ, लेकिन आप तो सही नहीं कर रहे ना। बच्चे क्यों हाईलाइट कर रहे हैं? नहीं हाईलाइट तो भाई ये है ना कि है तो गलत। सॉरी मेरे भाई, आप इधर को नहीं आने। देखिए सॉरी बोल के चले गए हैं और कह रहे हैं कि भाई सॉरी, आगे से ध्यान रखेंगे। लेकिन आप देखिए कि इसी तरीके से यहाँ पर हर रोज़ कंकरखेड़ा का ये इलाका है, ना जाने कितने हादसे यहाँ पर होते रहते हैं, लेकिन लोग इस कदर लापरवाह हैं कि सुधरने को तैयार नहीं है। ये सब जानते हैं कि रॉन्ग साइड ड्राइविंग का नतीजा जानलेवा है। गलती किसकी है? जाहिर है उनकी जो नियम तोड़ते हैं और दूसरों की जिंदगी से खेलते हैं, थोड़ा सा तेल और वक्त बचाने के लिए। सवाल जिंदगी का है। हमारे रिपोर्टर मनीष शर्मा जयपुर पहुंचे, जहां लोगों को कायदे कानून की परवाह नहीं है। आप भी देखिए। उल्टे क्यों आ रहे हैं हाईवे पे? वो एक्चुअली क्या है, प्यास लग रही थी तो इधर यहाँ पानी के लिए आए थे। पर आपको पता है कितनी मुश्किल होती है, लोग उल्टे आते हैं तो आपका भी एक्सीडेंट हो सकता है। एक्चुअली क्या, मैंने गाड़ी नीचे उतार ली थी, मैंने पीछे देख के और थोड़ा सा वो बिल्कुल। आपका नाम पता? शंकर लाल मीणा। शंकर लाल में तो आपने हेलमेट पहना और हाईवे पे उल्टी साइड से आ रहे हो, क्यों? वो क्या पेट्रोल लेना है तो उल्टी साइड आओगे?
वो क्या उधर से कट नहीं था, जहाँ से मेरा मकान है वहाँ से कट नहीं था, तो मैं सीधा हाईवे से आते ना सीधा, तो उधर आगे से आना पड़ता है 500 मीटर आगे। जान से कीमती है। हाँ, गलती हो गया साहब। हाँ, नहीं आओगे ना, नहीं है। बताओ, उल्टे आ रहे हो, हेलमेट भी नहीं है, हाईवे पे उल्टे चल रहे हो। हाँ जी सर, ये हमारा घर है यहाँ पे घर है, इसलिए आ रहा हूँ, बाजार में सामान लेने आया था। तो लेकिन जान से कीमती थोड़ी है, तुम शॉर्टकट ले रहे हो। हाँ जी सर, यहाँ पे ये ना ये घुमाओ, इसलिए आ गए, तो यहाँ दुकान पे जाना था इसलिए। अपनी भी जान जोखिम में, बच्चों को भी ले रखा है। वो तो बात है ना, यहाँ भी आ रहा हूँ ऐसे बस यहाँ। लेकिन सामने से कोई वाहन आ जाए, नहीं, मैं तो बिल्कुल साइड में चल रहा हूँ। वो तो उल्टी साइड, रोड के ऊपर हो ही नहीं, मैं तो बिल्कुल कच्चे में चल रहा हूँ। उल्टी साइड तो हो। ये सर्विस रोड है। ये सर्विस रोड कहाँ दिख रही है आपको? ये कच्चा है पूरा, सर्विस ही है, और क्या है। आप उल्टे हो, आप मानोगे नहीं। नहीं मान रहे, मानने में तो। सुना आपने, सबके पास अपने अपने बहाने हैं। लोग कैसे कैसे बहाने गिना रहे हैं रॉन्ग साइड चलने के लिए, लेकिन यही छोटी सी भूल बड़े हादसे की वजह बनती है। ऐसी ही गलतियां जानलेवा होती हैं और लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ती हैं। रॉन्ग साइड चलने वालों की पड़ताल तो हमने यूपी के इटावा में भी की, तो पता चला कि यहाँ तो रॉन्ग साइड ड्राइविंग को ही लोग राइट मानते हैं। गजब के लोग हैं। आप ये देख सकते हैं, ये नेशनल हाईवे 19 है जो दिल्ली से कलकत्ता को जोड़ता है, और उसी के बगल से ये लगा हुआ आप देख सकते हैं, ये मध्य प्रदेश ग्वालियर को जोड़ने वाला हाईवे है, जो यहाँ से 62 नेशनल हाईवे को जोड़ता है। ये बाईपास है, और जिस तरह से आप देख रहे हैं रॉन्ग साइड पे ये ट्रक आ रहा है। आप उसके पीछे की भी मैं तस्वीर अपने कैमरा पर्सन से चाहूँगा कि पीछे एक सवारी ऑटो आ रहा है। लगातार इस तरह देखिए, जिस तरह का त्यौहार का समय है और लगातार फैमिलीज, परिवार के लोग और लोग जो यात्री हैं वो लगातार इस तरह से वाहन प्रयोग कर रहे हैं, और सारे के सारे लोग रॉन्ग वे से आ रहे हैं। नेशनल हाईवे 19 ये राइट में है, और उसके बगल में लगा हुआ ये ग्वालियर बाईपास है, जो हमारे बाईं तरफ ये ग्वालियर की तरफ रास्ता जा रहा है। और इस बाईपास पर आने के लिए लोग उल्टा रास्ता ले रहे हैं। ये स्कॉर्पियो आप देख सकते हैं, स्कॉर्पियो आ रही है, तो ये कहीं ना कहीं एक बड़े हादसे को दावत दे रहे हैं। पुलिस ने एक साइन बोर्ड जरूर लगा है कि सावधानी हटी, लेकिन दुर्घटना घटी, लेकिन लोग बाकायदा रॉन्ग वे से निकल रहे हैं। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, लेकिन फिर भी लोग ट्रैफिक रूल्स तोड़ते हैं। जब नियम टूटते हैं तो सड़क पर सांसों की डोर भी टूटती है। रोड एक्सीडेंट के कारण देश में कितने लोग जान गंवाते हैं, ये पता लगाना भी जरूरी था। वो आंकड़े हम आपको बताते हैं और समझाते हैं कि आंकड़े कितने भयावह हैं। आप देखिए, 2017 में 1,47,913 लोगों की जान गई, 2018 में 1,51,417 और 2019 में 1,51,113 लोगों की सड़क हादसे में मौत हुई है। इतने भयावह आंकड़े हैं, उसके बावजूद कोई मानने को तैयार नहीं है। 2020 का आंकड़ा देखिए, 1,31,714 ये हुआ है। 2021 में 1,53,972 लोगों की जान सड़क हादसे में चली गई, और 5 साल में जो मौत का आंकड़ा है आप देखिए, 7,36,129, 7 लाख से ज्यादा लोगों की जान लापरवाही के चलते चली गई, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं है। कुछ और आंकड़े देख लेते हैं। 2021 में जो हादसे हुए वो देखिए कितने हुए हैं, 4,12,432। रोजाना 1,130 हादसे हो रहे हैं, हर घंटे 47 हादसे हो रहे हैं, और हर मिनट 2 हादसे हो रहे हैं। और इन हादसों के पीछे वो बहाने भी हैं, जो बहाने हम आपको दिखा रहे थे कि तरह तरह से लोग किस तरीके से अपने बहाने बता रहे हैं। किसी को कोई बहाना याद आ रहा है, किसी को कोई बहाना याद आ रहा है, लेकिन लोगों को जान की परवाह नहीं है। 2020 में 3,099 ये देखिए जानलेवा जो रॉन्ग साइड ड्राइविंग है उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे। 2021 में 2,832 लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। रॉन्ग साइड से ड्राइविंग होती है उसकी स्थिति सामने आती है। कल साइंस की दुनिया से 2 बड़ी खबरें आई। एक तो वैज्ञानिकों ने आर्टिफिशियल किडनी बनाकर जानवरों पर सफल प्रयोग करने की घोषणा की है। इससे उन मरीजों की मदद हो सकेगी जो किडनी डोनर के इंतजार में जान गंवा देते हैं। दूसरा इनोवेशन कैंसर की एक दवा का है, जिसे अभी तक ड्रिप देने में घंटे भर लगता था। अब वो दवाई इंजेक्शन की शक्ल में सिर्फ 7 मिनट में दी जा सकेगी। कृत्रिम गुर्दा बनाकर अमेरिका के 2 डॉक्टरों ने मेडिकल साइंस को अपने एक प्रयोग से चौंका दिया है।
कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के बायो इंजीनियरिंग एक्सपर्ट डॉक्टर शुभो राय और उनके साथी डॉक्टर विलियम फिजेल ने किडनी ट्रांसप्लांट में बड़ी कामयाबी हासिल की है। डॉक्टर रॉय बांग्लादेशी मूल के हैं। इन दोनों ने बायोरिएक्टर नाम की आर्टिफिशियल किडनी बनाई, उसे सुअर में ट्रांसप्लांट किया और इस बायोग्राफी रिएक्टर ने असली किडनी की तरह काम किया। दोनों डॉक्टर्स का ये किडनी प्रोजेक्ट 1998 में लॉन्च हुआ था। कामयाबी अब मिली है। जानवर में बायोरिएक्टर का पॉजिटिव रिस्पांस देखकर डॉक्टरों को उम्मीद है कि यह आविष्कार दुनिया में बहुत सारे किडनी मरीजों को जीवन देने और बढ़ाने का काम करेगा। किडनी का फंक्शन है जिससे नए हार्मोन्स बनाना या बहुत तरह की जो फिल्ट्रेशन का वर्क है वो ये सेल कर पाएगा। तो समझिए कि एक बहुत अच्छी खबर है। अभी बड़े ट्रायल्स और सेल्स के नंबर्स बढ़ा के, जैसे मैंने कहा आपको कि 1 बिलियन सेल्स जो है वो अगर होंगे तो उसके बाद किडनी का फंक्शन और भी स्ट्रांग होगा और ये बिल्कुल एक तरह से समझिए कि आपके किडनी की तरह काम करेगी। भारत में किडनी ट्रांसप्लांट के लिए पिछले साल 40,000 लोगों का मेडिकल रजिस्ट्रेशन हुआ था, लेकिन सिर्फ 11,705 लोग ही ट्रांसप्लांट प्रोसेस से गुजर पाए। किडनी ट्रांसप्लांट की रिसर्च में अभी कई चरण बाकी हैं, लेकिन उम्मीद दिखने लगी है। अमेरिका खुद किडनी फेल ट्रीटमेंट पर सालाना $32 बिलियन खर्च करता है। इसके बावजूद हर साल करीब 70,000 किडनी मरीजों को वहां डोनर ही नहीं मिल पाते। भारत की आबादी अमेरिका से 3 गुना से भी ज्यादा है। सोचिए यहाँ किडनी डोनर्स की कितनी किल्लत है। दुनिया को और विज्ञान को इंतजार है उस पल का जब ये बायोरिएक्टर इंसान में असली किडनी की तरह फंक्शन करेगा। कैंसर के इलाज में हो रहे विकास को लेकर खबर बड़ी है। अब एक नया इंजेक्शन आया है जिसे लगाने में तो 7 मिनट लगेंगे, पर उसका असर पहले की दवाओं से कहीं ज्यादा है और उपचार का वक्त भी कम हो जाएगा। इस दवा का विकास ब्रिटेन की सरकारी स्वास्थ्य सेवा यानी नेशनल हेल्थ सर्विस ने किया है। ब्रिटिश वैज्ञानिकों का दावा है कि जो इंजेक्शन उन्होंने तैयार किया है उससे मरीजों का समय बचेगा और कीमोथेरेपी वार्ड में भीड़ कम हो सकेगी। टीसेंट्रिक नाम की ये दवा फेफड़े, स्तन, लीवर और ब्लैडर के कैंसर के इलाज में इस्तेमाल की जाती है। इंग्लैंड में करीब 3600 मरीजों को हर साल ये दवा दी जाती है। कैंसर के इलाज में एटेजोलीजिमाब नाम के मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का इस्तेमाल किया जाता है। बाजार में ये दवा टीसेंट्रिक नाम से मिलता है, जो कैंसर पीड़ित मरीज की नसों में ड्रिप के माध्यम से दी जाती है। इस प्रक्रिया में 30 मिनट से 1 घंटे तक का समय लगता है, लेकिन NHS ब्रिटेन ने जो इंजेक्शन तैयार किया है उससे उपचार में सिर्फ 7 मिनट लगेंगे। जैसे ब्रिटेन का अगर हम डेटा देखें तो उन्होंने एक साल में करीब 3 से 4 हज़ार पेशेंट्स को ये देना होता है। अब कोई पेशेंट वहाँ जाएगा तो उनको 2 घंटे ना रुक के सिर्फ 15 मिनट रुकना पड़ेगा। तो आप उस 2 घंटे में 8 पेशेंट्स कर सकते हैं, जो कि आप पहले एक ही कर पाते थे। अब बस ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्रालय से इस इंजेक्शन के इस्तेमाल की मंजूरी मिलने का इंतजार है। अगर हम देते हैं तो आपका रिकरेंस रेट कम हो जाता है, वो भी कुछ खास कैंसर्स का, कुछ लिवर कैंसर्स का भी इसमें हेल्प होती है। तो उसका उन्होंने सिर्फ एक मेथड ऑफ डिलीवरी ही चेंज किया है। तो वो डिलीवरी चेंज तो आई थिंक इंडिया में तो रिसर्च का कोई ऐसा इशू ही नहीं है, मतलब हमारे यहाँ तो बहुत आराम से बनाया जा सकता है। लगे हाथ भारत में कैंसर के बढ़ते मामलों पर एक नजर डाल लीजिए। देश में कैंसर मरीजों की तादाद लगातार बढ़ रही है। मौतों का आंकड़ा भी हर साल बढ़ा है। भारत में पुरुषों में सबसे ज्यादा कॉमन मुंह और फेफड़े का कैंसर है, जबकि ब्रेस्ट और गर्भाशय का कैंसर महिलाओं में ज्यादा कॉमन है। हालांकि ये भी एक सच है कि अब कैंसर के साथ जीने वालों की संख्या उन लोगों से बहुत ज्यादा है जिन्हें बचाया नहीं जा सका। इसकी वजह भी मेडिकल साइंस और उसके इंफ्रास्ट्रक्चर में लाई गई मजबूती है। सर्वे और आंकड़े बताते हैं कि कैंसर ट्रीटमेंट में जो कम से कम खर्च आता है वो एक आम भारतीय की सालाना आय से दुगना है। एक कैंसर पीड़ित सदस्य का इलाज कराने में 45% परिवार कर्ज में आ जाते हैं। 25% परिवार कैंसर का इलाज कराते कराते गरीबी रेखा के नीचे चले जाते हैं। कई तो ऐसे हैं जो जानते हैं कि उन्हें कैंसर है,
बावजूद इसके वो इलाज नहीं करा पाते। कैंसर के खिलाफ हमारी जंग बहुत कमजोर है। प्रॉपर इलाज कराना कहना काफ़ी आसान है, वो काफ़ी कॉस्टली होता है। कई बार आपकी नौकरी चली जाती है, आप काम करने के लायक नहीं होता है, लोगों के घर टूट जाते हैं, ज़मीनें बिक जाती हैं। मैंने भी अपनी ज़मीनें बेची, तो वैसे भी टूटता है आदमी। कैंसर, हर कैंसर से मौत नहीं होती, लेकिन ये सफ़र जो है ना बहुत कठिन है। मेडिकल साइंस में तरक्की और इनोवेशन एक बात है, भारत जैसे देश के लिए जरूरी ये भी है कि हम किस तेजी से यहाँ के मरीजों तक ये इनोवेशन पहुँचा सकते हैं। उम्मीद तो जागती है और रास्ते भी ऐसे ही निकलते हैं। तो ये बात हुई मेडिकल साइंस की। अब बात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खिलाफ जहां सबसे पहले परचम उठा है वह है हॉलीवुड। वहां के स्क्रिप्ट राइटर, आर्टिस्ट, एक्टर सब एक होकर नारे लगा रहे हैं टेक्नोलॉजी के इस लेटेस्ट शगुफे को लेकर, जिसके कारण उनकी रोजी रोटी खतरे में आ सकती है। क्या भारत में भी एआई के कारण रोजगार पर तलवार लटक रही है? ये बड़ा सवाल है। हाथों में तख्तियां लेकर सड़कों पर खड़े ये लोग हॉलीवुड से जुड़े हुए हैं। इनमें एक्टर, स्क्रिप्ट राइटर, डबिंग आर्टिस्ट सब शामिल हैं। सबकी टेंशन की वजह एक ही है, यानी एआई, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो इन सबके काम और नौकरियों पर खतरा बनकर मंडरा रही है। सबसे ज्यादा खतरा कहानी लिखने वालों और डबिंग आर्टिस्ट के काम पर है। इसलिए हॉलीवुड में एआई की मुखालफत थमने का नाम नहीं ले रही। 2 मई से हॉलीवुड के लोग सड़कों पर उतरे हैं। हड़ताल में स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड, राइटर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका शामिल हैं। निशाने पर है अलायंस ऑफ मोशन पिक्चर एंड टेलीविजन प्रोड्यूसर्स। लेकिन एआई को लेकर ये डर है क्यों? क्योंकि एआई खुद नई कहानी लिख सकता है, जैसी कि आप चाहें वैसी। एआई कहानी में ट्विस्ट ला सकता है, यानी स्क्रिप्ट राइटर का काम खत्म। एआई किसी भी आवाज सैंपल में हूबहू आवाज भी तैयार कर सकता है, मतलब डबिंग आर्टिस्ट का भी काम खत्म। किसी भी एक्टर का किरदार तैयार कर सकता है, अगर वो जिंदा नहीं है तब भी ये मुमकिन है, यानी एक्टिंग पर भी एआई का खतरा। हम सबकी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है और ये और ज्यादा इंपॉर्टेंस गेन करता रहेगा। इसलिए अगर आप टाइप करना चाहते हैं कि साहब टेक्नोलॉजी तो आ गई है लेकिन आप हमारे सेक्टर में इस्तेमाल ना करिए ताकि हमारी नौकरियां बरकरार रहें, तो ये गलत अप्रोच है, होने नहीं वाला। एआई के 3 बड़े खतरे हैं। पहला, नौकरियों का संकट। दूसरा, एआई का गलत इस्तेमाल। तीसरा, एआई की डेटा कलेक्शन की तेजी। माइक्रोसॉफ्ट के सर्वे के मुताबिक भारत में एआई से 74% लोगों की नौकरी जाने का डर है, जबकि गोल्डमैन सैक्स के मुताबिक एआई से दुनिया भर में 30 करोड़ नौकरियां जा सकती हैं। इसी खतरे को हॉलीवुड ने पहले ही भांप लिया है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के निशाने पर सबसे पहले क्रिएटिव जॉब ही आने का डर है। चलिए अब स्पेशल रिपोर्ट में बात करते हैं रक्षाबंधन की। इस बार रक्षाबंधन 2 दिन का है। कुछ लोगों ने कल ही रक्षाबंधन मना लिया तो कुछ आज मना रहे हैं। खुशी का मौका है, सरहद पर भी त्योहार की खुमारी है। देश की रक्षा के लिए हमारे जवान सरहदों पर मौजूद हैं। इसी जज्बे को सलाम करने स्कूली बच्चों से लेकर गांव की माताएं बहनें हाथ में राखी और आरती की थाल लेकर सुरक्षा कर्मियों के पास पहुंची। सांभा सेक्टर में बीएसएफ के जवानों के साथ राखी का त्योहार मनाया, टीका लगाया, मिठाई खिलाई, प्रणाम किया और जवानों ने भी आशीर्वाद दिया। मैंने ये राखी अपने हाथों से फौजी भाइयों के लिए बनाई है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। उधमपुर में सुरक्षा का मोर्चा सीआरपीएफ के जवानों के पास भी है। कई अंदरूनी इलाकों में उनकी तैनाती है, लेकिन यहाँ भी परिवार से मिलना आसान नहीं। इसीलिए स्कूल के बच्चे आए, जवानों के हाथ में रक्षा सूत्र बांधा और भाइयों ने भी देश के साथ बहनों की हिफाजत का प्रण लिया। हम सभी अपने घर से दूर हैं, सभी कोई अपनी बहनों को सभी मिस कर रहे हैं, तो हमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि हम अपने घर से दूर हैं। सभी ने बहुत बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया। अखनूर सेक्टर में भी बहनों ने सीमा की रक्षा कर रहे जवानों को राखी बांधी। वहीं उरी सेक्टर के चुरंदा गांव में नियंत्रण रेखा यानी एलओसी पर भी स्थानीय लोगों ने सेना के जवानों के साथ राखी का त्योहार मनाया।
हमारी तरफ से एक छोटा सा ग्रेटिट्यूड है उनके लिए कि उनके लिए कि आप भी थोड़ा अच्छा फील करें, उन्हें थैंक्स करने के लिए जो सारे काम हमारे लिए करते हैं। पाकिस्तान के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर और नियंत्रण रेखा दोनों पर ही चौकसी जरूरी है, क्योंकि दुश्मन घुसपैठ की ताक में रहता है। ऐसे में जवान न दिन देखते हैं न रात। यही वजह है कि त्योहार के मौके पर सरहद पर रहने वाले लोग ही उनका परिवार बन जाते हैं। त्योहार में अपनों की याद नहीं आने देती। और चलिए अब बात कर लेते हैं अमेरिका के फ्लोरिडा की, जहां पर कुदरती आफत ने लोगों की जिंदगी को तबाह करके रख दिया है। करीब 2.5 लाख घरों की बत्ती गुल हो गई है और 205 किलोमीटर की रफ्तार से जो तेज तूफान आया उसने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। किस तरीके से अस्त व्यस्त किया है वो भी देख लीजिए। 1000 से ज्यादा उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। 2.5 लाख घरों में इस वक्त बिजली नहीं है। और कल शाम करीब 5 बजे इडालिया तूफान का कहर देखने को मिला, जब इसका फ्लोरिडा के तट पर लैंडफॉल हुआ। तेज हवाओं के साथ बारिश से मुश्किल और बढ़ गई है। तूफान से समंदर की ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं और समंदर के पानी ने रिहायशी इलाकों पर संकट का घेरा डाल दिया है। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं अमेरिका के फ्लोरिडा की, जहां पर इडालिया तूफान ने लोगों के जीवन को अस्त व्यस्त करके रख दिया है। करीब 2.5 लाख घरों में इस वक्त बत्ती नहीं है और 205 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये तूफान जब से फ्लोरिडा में टकराया है तब से चारों तरफ तबाही ही तबाही नजर आ रही है। जल का जलजला नजर आ रहा है। आप देखिए जिन सड़कों पर कभी गाड़ियां चलती थी वहां नाव चल रही है। और समुद्री तूफान की आप आहट देखिए किस तरीके से वो फ्लोरिडा को अपने आगोश में लेने को बेताब नजर आ रही है। और यही वजह है कि इस तूफान की वजह से तमाम जो घर हैं वो मुश्किल में है। 2.5 लाख से ज्यादा घरों में बत्ती नहीं है। इसके साथ ही साथ आवागमन प्रभावित हो रहा है। 1000 से ज्यादा फ्लाइट्स को रद्द किया गया है। जो एयरपोर्ट का फंक्शन है उसे रोका गया है। कल शाम करीब 5 बजे इडालिया तूफान का कहर देखने को मिला था और अब वहां पर मुश्किलें ही मुश्किलें नजर आ रही हैं। भारत तरक्की की राह पर उड़ान भर रहा है, वहीं पड़ोसी मुल्क रोज नई आपत से रूबरू हो रहा है। पहले से ही कई मोर्चों पर उलझा पाकिस्तान अब बगावत की आग से झुलस रहा है। बगावत की चिंगारी गिलगित बाल्टिस्तान में भड़की है। यहां पाकिस्तानी हुक्मरानों से नाराज लोग सड़क पर उतर आए हैं और भारत के साथ विलय का नारा बुलंद कर रहे हैं। किसी से डरेंगे आप लोग, ना किसी से झुकेंगे। अगर तुम रास्ते में डाउट पैदा करोगे तो हम करगिल जाके दिखाएंगे, तो हम करगिल जाके दिखाएंगे, तो हम करगिल जाके दिखाएंगे। सड़कों पर इंसानी समंदर, जहां देखो वहां सर ही सर। हर एक की जुबान पर अलगाव के नारे। गिलगिट बाल्टिस्तान की बर्फीली वादियों में इन दिनों पाकिस्तान से बगावत के नारे गूंज रहे हैं। गिलगिट बाल्टिस्तान के लोग भारत में विलय के नारे लगा रहे हैं। किसी से डरेंगे आप लोग, ना किसी से झुकेंगे। अगर तुम रास्ते में डाउट पैदा करोगे तो हम करगिल जाके दिखाएंगे तुम्हें, तुम्हारा सांप भी नहीं रोक सकेंगे। जाओगे नहीं जाओगे करगिल, जाओगे नहीं जाओगे करगिल। गिलगिट बाल्टिस्तान से उठती ये आवाजें करीब 650 किलोमीटर दूर इस्लामाबाद में बैठी सरकार को डरा रही है। पाकिस्तानी सेना के प्रमुख जनरल आसिम मुनीर की टेंशन बढ़ा रही है। अगर तुमने किबला आगा बाकिर अल हुसैनी को गिरफ्तार करने की कोशिश की, ना हम रहेंगे ना फिर तुम रहोगे। हमारे खून में सहूलतकारी है, ना सहूलतकारी करेंगे फिर करगिल का रास्ता दरवाजा तोड़ के करगिल जाएंगे। जाओगे नहीं जाओगे करगिल। गिलगिट बाल्टिस्तान के शहर स्कर्दू में उमड़ा ये इंसानी हुजूम करगिल के रास्ते भारत से मिलने को बेताब है। आखिर गिलगिट बाल्टिस्तान में पाकिस्तान विरोधी नारे क्यों गूंज रहे हैं? आखिर गिलगिट बाल्टिस्तान के लोग भारत में विलय की मांग क्यों बुलंद किए हुए हैं? इसकी जड़ में है एक शिया मौलाना आगा बाकिर अल हुसैनी के खिलाफ ईश निंदा के कानून के तहत दर्ज एक FIR, जिसने शिया बहुल गिलगिट बाल्टिस्तान को सुलगा दिया है। वहाँ पे तूफान शुरू हो चुके हैं, हमने जवानों को कंट्रोल किया हुआ है। हाँ, हम जवानों को कब तक कंट्रोल कर रखें? 2 काम तुम्हें करना है, एजेंसी वाले, इस्टेब्लिशमेंट वाले और हुक्मरानों। देखो 2 काम करना है।
जो FIR कटी है आगा के नाम से उसको वापस ले लो। गिलगिट बाल्टिस्तान में इन दिनों बड़े प्रोटेस्ट हो रहे हैं। यहाँ की फिजाओं में पाकिस्तान विरोधी नारे गूंज रहे हैं। पाकिस्तान से साफ कह दिया गया है कि मौलाना माफी नहीं मांगेंगे। कोई आगा माफी नहीं मांगेगा। की माफी मिल्लत तशय्यु की माफी है। आगा का सर झुकना मिल्लत तशय्यु का सर झुकना है। अच्छा हम अपनी गर्दनें कटाएंगे, आगा कोई माफी नहीं मांगेगा। और अगर तुम हमारी रेड लाइन क्रॉस करोगे तो ना हमें अपनी जिंदगी अजीज है ना तुम्हारी जिंदगी है। जिस गिलगिट बाल्टिस्तान पर पाकिस्तान अवैध कब्जा करके बैठा है, वहां से उठ रही इन आवाजों ने पाकिस्तानी हुक्मरानों की नींद उड़ा दी है। पाकिस्तान में जो कुल 21 करोड़ की आबादी है, उसमें से शिया आबादी 4.2 करोड़ है, यानी पाकिस्तान की कुल आबादी के 17% शिया हैं। इस समय आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी शिया हैं। पाकिस्तान में 2013 से 2021 तक धार्मिक झगड़ों में लगभग 4000 शिया मारे गए। गिलगिट बाल्टिस्तान को पाकिस्तान कभी पीओके का हिस्सा बताता था, लेकिन बाद में पाकिस्तान ने बड़ी चालाकी के साथ इसे स्वायत्त शासी इलाके का दर्जा दे दिया और यहां पर अपना कंट्रोल बरकरार रखा। गिलगिट बाल्टिस्तान पाकिस्तान के कब्जे वाला इकलौता इलाका है जहां शिया आबादी बहुसंख्यक है। इसीलिए ईश निंदा के आरोप में शिया धर्मगुरु के खिलाफ FIR होने से पूरे इलाके में बवंडर मच गया है। इस सैयद के गैरत पे सलाम पेश करता हूँ। इस सैयद ने इस कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया है। इन विरोध प्रदर्शनों के बीच गिलगिट बाल्टिस्तान के भारत में विलय की आवाजें यूं ही नहीं उठ रही। 1994 में भारत की संसद में गिलगिट बाल्टिस्तान को लेकर प्रस्ताव पास हो चुका है। भारत की संसद पाकिस्तान के कब्जे वाले गिलगिट बाल्टिस्तान को जम्मू कश्मीर राज्य का हिस्सा कह चुकी है। गृह मंत्री अमित शाह 4 साल पहले संसद में इसे और विस्तार से समझा चुके हैं। हमारे संविधान ने जम्मू कश्मीर की जो सीमाएं तय करी है और जम्मू कश्मीर के संविधान ने जम्मू कश्मीर की जो सीमाएं तय की है, उसके अंदर पाक ऑक्यूपाई कश्मीर और अक्साई चीन दोनों समाहित। तो गिलगिट बाल्टिस्तान भारत का हिस्सा है जिस पर पाकिस्तान कब्जा करके बैठा है। इसीलिए अब बर्फीली घाटियों से उठ रही विद्रोह की आवाजों ने पाकिस्तानी हुक्मरानों के होश उड़ा दिए हैं। डिस्पैरिटी के साथ अगर एहतजाज आमने सामने आवाम आ चुकी है, जिसमें मैंने फुटेजेस देखी हैं जो आपको नहीं दिखाई जाती हैं ऑब्वियसली, क्योंकि फिर वही बात कि वो लोकल मसला आपका तो नहीं है। हज़ारों नहीं लाखों लोग सड़कों पर बैठे हुए हैं, एक कदम की दूरी पे हैं मैस वायलेंस के। वहाँ पे नारे क्या लग रहे हैं कि फिर कारगिल खोल दें आप। अगर आपने ये करना है हमारे साथ, आप कारगिल खोल दें। फिर गुस्सा भले ही शिया मौलाना के खिलाफ ईश निंदा में दर्ज FIR को लेकर भड़का हो, लेकिन शिया बहुल गिलगिट बाल्टिस्तान में बगावत को रोक पाना अब पाकिस्तानी एजेंसियों के बस की बात नहीं। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ ABP न्यूज पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे। ABP न्यूज आपको रखे आगे।